हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में 10th क्लास बिहार बोर्ड द्वारा जारी 2021 का साइंस का मॉडल पेपर का डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि f बराबर r/2 या r बराबर 2f, r बराबर 2f। अगला है समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो जो हमारी जो सामान्य अक्ष है उसकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। और अधिकतम दूरी क्या होती है, या जो अधिकतम दूरी है वो क्या होती है, अनंत होती है। अधिकतम दूरी अनंत होती है, जबकि न्यूनतम दूरी कितना होता है, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो देखिए, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा वो उसका डेविएशन यानी विचलन सबसे कम होगा। अर्थात इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी लाल। लाल का झुकाव क्या होती है, सबसे कम होती है, जबकि बैगनी का झुकाव सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि है, यानी रेटिना जो है उसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा। तो ये होता है वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। वो जो है इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचता है और ब्रेन उसे जो है सीधा करके जो है हमें दिखाने का एहसास करता है, या सीधा वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। लेकिन जो रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब है कैसा होता है, तो वो जो है वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा। अगला क्वेश्चन है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रतीत होता है, क्योंकि नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और बाकी सभी रंग का जो है प्रकाश वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिसके कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है किसी दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। मतलब किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा बनेगा। तो बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें दर्पण किसका यूज करना पड़ेगा, अवतल दर्पण का, क्योंकि हम लोग जानते हैं अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा, छोटा और वस्तु के बराबर तीन तरह के बनते हैं, जबकि उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण में सिर्फ और सिर्फ छोटा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, छोटा और काल्पनिक प्रतिबिंब, जबकि अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब किस लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाएगा। तो हम लोग जानते हैं निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नांकित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। तो वो विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर का। विद्युत धारा की उपस्थिति को पता करने के लिए हमें गैल्वेनोमीटर का उपयोग करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम को किसने प्रतिपादित किया। तो मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम है। अंगूठा का नियम किसका है, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है विभवांतर का एसआई मात्रक। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ओम किसका मात्रक है बताइए, ओम किसका मात्रक है। तो ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक है। ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का। एम्पियर विद्युत धारा का और कूलम्ब आवेश का होता है, आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। अगर प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा
और अगर जो है प्रतिरोध का मान हमें घटाना है तो हमें इस प्रतिरोधकों का किस क्रम में जोड़ना होगा, तो उसे जो है समानांतर क्रम में जोड़ना होगा। अगला है चुंबकीय बल रेखाओं की प्रकृति होती है। तो ये सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखना है, चुंबकीय बल रेखाएं जो है काल्पनिक लाइन है, कोई वास्तविक लाइन नहीं है, ये वास्तव में कोई रेखा उखा नहीं होता है। अच्छा, इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है ना हमेशा नॉर्थ पोल से यानी कि जो है उत्तरी ध्रुव से शुरू होता है और साउथ पोल पर ये जो है जाकर मिलता है, यानी नॉर्थ से शुरू होकर के साउथ पर हमेशा क्या होगा, जाकर के मिलते रहेगा। नॉर्थ से शुरू होकर साउथ पोल पर जाकर के मिलता है, तो ये पहला प्रॉपर्टी है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करता है, क्योंकि जब एक क्रॉस करेगा तो एक बिंदु पर दो डायरेक्शन मिलेगा और दो डायरेक्शन एक बिंदु पर संभव नहीं है, इसलिए दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, क्योंकि जैसे आप सनलाइट को यूज करें या ना करें, आपको ये सनलाइट मिलेगा और अगले दिन भी मिलेगा और आने वाले समय में मिलते रहेगा, जिससे जो है हम बार बार इसे यूज कर सकते हैं। अतः इसे नवीकरणीय ऊर्जा के श्रेणी में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? मतलब कौन सा लेंस है जिसे अपसारी लेंस कहते हैं? तो अपसारी लेंस किसको कहते हैं? अवतल लेंस को। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, जबकि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्योंकि उत्तल लेंस क्या काम करता है, समानांतर आने वाले प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, जिसे इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। अगला है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण तो पिछले क्लास में हम लोग भी देखे थे, इसे RGB से याद रख सकते हैं। RGB यानी लाल, नीला और हरा। लाल, नीला और हरा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है? ये होता है आइरिस। क्या होता है? आइरिस। नेत्र का रंगीन भाग जो है वो कौन होता है? आइरिस होता है। अगला क्वेश्चन है, 1 HP बराबर है, यानी कि 1 हॉर्स पावर यानी 1 अश्व शक्ति, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? 1 अश्व शक्ति। अश्व शक्ति 1 अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट। 746 वाट के बराबर होता है 1 अश्व शक्ति या 1 HP। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन, विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास कौन सा होता है? तो मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में किसका यूज किया जाता है? उत्तल लेंस को, क्योंकि ये छोटे चीज़ों को क्या करता है? बड़ा करके दिखाता है। छोटे चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं। अगला है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन सा होते हैं? परमाणु, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो गतिशील कण जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या करते हैं? तो वो जो है नाभिक में बीच में उपस्थित होते हैं। अगला है, एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है? अब बताइए, एम्पियर किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा। विद्युत धारा। विद्युत धारा और बटा में समय। विद्युत धारा और बटा में समय बराबर क्या होगा? यानी कि अब हम लोग पढ़ते हैं विद्युत धारा बटा समय, यानी कि आवेशों की प्रवाह की। हालांकि यहाँ पर ये जो है क्या हो जाएगा? एम्पियर घंटा किसका मात्रक हो जाएगा? शक्ति का। एम्पियर मात्रक किसका हो जाएगा? शक्ति का मात्रक। एम्पियर घंटा किसका हो जाएगा? शक्ति का। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? जूल पर सेकेंड। वाट के बराबर कौन हो जाएगा? जूल पर सेकेंड। अगला है विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक है क्या है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर। अगला, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा होता है? CO2। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार का है? उपचयन है। क्या है? ऑक्सीडेशन, उपचयन। कली चूना पर जब जल डाला जाता है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो तब अभिक्रिया होती है। क्या होती है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विस्फोटक। तो जब हम कली चूना यानी कि जो पिंड करने वाला चूना होता है उस पर जल डालते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वो उससे जो है हीट निकलता है, ऊष्मा निकलता है। इसलिए ऊष्मा निकलता है जिस अभिक्रिया में, उसको हम ऊष्माक्षेपी कहते हैं। और जिस अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए ऊष्मा बाहर से देना पड़े उसको हम ऊष्माशोषी कहते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऊष्माक्षेपी। निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? अब देखते हैं सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है इसमें। कॉपर, Hg, Ag और Au। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये सभी में सबसे अधिक क्रियाशील कौन हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा। चूना जल का रासायनिक सूत्र। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का हॉल2, CaOH का हॉल2। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका pH मान। अब जब लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो यहाँ पर लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? क्षारीय विलयन। और क्षारीय विलयन का pH मान हम लोग जानते हैं 7 से अधिक होता है। तो कौन हो जाएगा? 11 भी 7 से अधिक है। 11 भी क्या है? 7 से अधिक है। 10 भी 7 से अधिक है। यानी कि A और B दोनों सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। एल्काइन में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड आता है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र। तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? तो C6H12O6, C6H12O6। उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? साबुन। उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण को साबुन कहते हैं। CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। तो CHO को क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। और सिर्फ OH है तो OH को क्या बोलते हैं? अल्कोहल। OH को क्या बोलते हैं? अल्कोहल। आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या, यानी कि आवर्त में बाएं से दाएं किसी भी जो है आवर्त में हम बाएं से दाएं जाते हैं तो उसमें तत्वों की परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? तो आपको पता है ऊपर से नीचे जब हम लोग जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ता है, लेकिन जब बाएं से दाएं हम लोग जाते हैं तो उसमें जो है परमाणु त्रिज्या घटता है, क्योंकि नाभिक की ओर खिंचाव बढ़ता है। नाभिक की ओर खिंचाव क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें जो है घटती रहती है, घटती है। अगर हम जो है बाएं से दाएं जाते हैं तो घटती है, लेकिन जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो उसका परमाणु त्रिज्या बढ़ता है। निम्नांकित तत्वों को उनके आधातुई गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। अब यहाँ पर आधातुई गुण के आधार पर सजाना है तो कौन हो जाएगा? तो सबसे जो दाहिने साइड पीरियोडिक टेबल में है उसका आधातुई गुण सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखें सबसे पहले लिथियम। लिथियम क्या है? धातु है। धातु सबसे लास्ट में आएगा। उसके बाद और स्टार्टिंग में क्या आएगा? फ्लोरीन आएगा। अब देखिए फ्लोरीन स्टार्टिंग में और लिथियम सबसे लास्ट में कौन कौन में है? तो यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो ए और डी में है, लेकिन क्या इसमें फिर कौन आएगा? वो ऑक्सीजन आ जाएगा या फिर कार्बन आएगा या बेरिलियम आएगा? तो यहाँ पर जो है फिर आएगा इसमें बेरिलियम। इसके लास्ट से अगर देखा जाए तो बेरिलियम आएगा। और यानी कि सीरियल रूप से अगर देखें तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन,
उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद लिथियम। क्योंकि फ्लोरीन सबसे पीरियोडिक टेबल में लास्ट में है, उसके बाद कौन है, ऑक्सीजन वर्ग इसमें 18 में, और फिर कार्बन इसमें आ जाएगा 16 में, और फिर जो है बेरिलियम 3 में, और यहाँ पर जो है 2 में, और लिथियम फर्स्ट में आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर सभी का क्रम हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन हम लोग जानते हैं उपधातु है। सिलिकॉन क्या है, उपधातु है। सिलिकॉन क्या है, उपधातु है। अगला है निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है, विद्युत धनात्मक तत्व। तो विद्युत धनात्मक तत्व किसको कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसको विद्युत धनात्मक तत्व कहते हैं। तो सोडियम क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है, इसलिए विद्युत धनात्मक तत्व है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया, तो अभी वर्तमान में जो है उत्तराखंड, लेकिन जिस समय निर्माण किया गया था उस समय उत्तर प्रदेश था, लेकिन हम लोग जो है आंसर क्या करेंगे, उत्तराखंड ही करेंगे। निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं, तो हम लोग जानते हैं सोडियम जो है उसको क्या करते हैं, केरोसिन में डुबोकर रखते हैं। सोडियम को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं। और इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि सबसे आसानी से चाकू से काटे जाने वाले धातु कौन सा है, तो ये भी सोडियम ही है। क्वेश्चन नंबर 41, अपमार्जक से बनाए जाते हैं, अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं, सर्फ, शैम्पू, इजी सर्फ। तो जितने भी है सभी हैं, तीनों करेक्ट हैं। सर्फ एक्सल, शैम्पू और इजी सर्फ सभी में अपमार्जक का यूज किया जाता है। सौर सेल में किसका उपयोग होता है, सौर सेल में सिलिकॉन का यूज होता है। सौर सेल में किसका, सिलिकॉन का। अब बताइए सिलिकॉन का जो है परमाणु संख्या कितना होता है, तो सिलिकॉन का परमाणु संख्या होता है 14। सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14 है। और संकेत क्या होता है, एस आई। सिलिकॉन का संकेत क्या होता है, एस आई। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। अब बताइए किसका नहीं होता है, तो एलपीजी, बायोगैस और कोयला का होता है। लेकिन सीएनजी जो है, यानी कि इसका फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो क्या होता है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस और इसका जो है एलपीजी का जो है क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। इसका एलपीजी और बायोगैस और कोयला तीनों का खाना बनाने में यूज होता है, लेकिन इसका जो है सीएनजी का यूज वाहन को चलाने में किया जाता है। 2Cu प्लस O2 2CuO है, क्या है, किस प्रकार की अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, अपघटन, उदासीकरण, विस्थापन। तो हम लोग देख रहे हैं कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। अगर यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया रहता तो वो सही हो जाता वो भी, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन क्या है, ऑक्सीकरण, अपघटन, उदासीकरण और विस्थापन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट इसका होगा। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। अब बताइए इसमें कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। फर्स्ट अगर देखें तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों दो दो है, तो यहाँ पर भी देख रहे हैं हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन भी 2 है, तो ये तो संतुलित है। अब यहाँ पर थर्ड अगर देखते हैं इसमें सी नंबर, तो क्या है, इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर भी 4 हाइड्रोजन है, इधर 2 है ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन, तो ये तो सही है। अब यहाँ पर अगर देखते हैं तो ऐसे बी में भी चेक कर लें, तो यहाँ पर पीवी कितना है, पीवी 1 है, यहाँ पर पीवी 1 है। ओ तो 1 2 2 4 और 1 5 है, इधर कितना हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, ऑक्सीजन 6 हो जाएगा। तो संतुलित कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी ही संतुलित नहीं है। अच्छा चेक कर लेते हैं इसको, ऑप्शन नंबर डी को भी चेक कर लेते हैं। तो डी में क्या है, पोटेशियम 2 है, पोटेशियम इधर भी 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6, तो यानी कि तीनों संतुलित है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है ये क्या है, असंतुलित है। उदासीन विलयन का पीएच मान, तो हम लोग जानते हैं उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है। तो यहाँ पर अगर देखें तो HCl, H2SO4 और HNO3 क्या है, प्रबल अम्ल है, जबकि ये CH3COOH क्या है, ये दुर्बल अम्ल है। क्रायोलाइट अयस्क है, क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है, क्रायोलाइट अयस्क किसका है, एल्युमिनियम का अयस्क है। पोटेशियम की परमाणु संख्या, पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या आता है, 19 और संकेत के होता है। पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 और संकेत कितना होता है, क्या होता है, के होता है।
और इसके लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम क्या है? तो फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? C2H5OH, C2H5OH। एल्काइन कौन है? एल्काइन का सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n, CnH2n, CnH2n-2। अब देखते हैं इस फॉर्मूला पर कौन सेट हो रहा है। तो C2H2 2 दूनी 4 और माइनस का 2 यानी कि 2, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए C2H2 क्या है? एल्काइन का एग्जाम्पल है। चीनी का रासायनिक सूत्र, चीनी का रासायनिक सूत्र आपको पता है C12H22O11 होता है। ग्लूकोज का C6H12O6 यानी कि C6H12O6। अगला है एसिटिलीन में, तो इसका कौन सा हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी C12H22 और O11। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या है। तो कार्बन कार्बन के बीच एसिटिलीन में कितने होते हैं? ट्रिपल बाउंड। एसिटिलीन में ट्रिपल बाउंड होते हैं। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन सा है? तो अंकुरित बीज का यूज किया जाता है। श्वसन का अध्ययन जो है करने के लिए अंकुरित बीज का प्रयोग किया जाता है। श्वसन के अध्ययन के लिए अंकुरित बीज का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये जैसे सूखे बीज है, सूखा बीज में श्वसन की क्रिया होगी ही नहीं, उबला हुआ बीज और कुचले बीज में भी नहीं होगा, तो किसका प्रयोग किया जाता है? अंकुरित बीज का। मानव वृक्क किस प्रकार की प्रणाली का हिस्सा है? यानी कि मानव वृक्क जो है यानी किडनी जो है किस प्रणाली का हिस्सा होता है? तो ये उत्सर्जन प्रणाली का यानी उत्सर्जन तंत्र का ये हिस्सा है। पौधों में जाइलम निम्नांकित में किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? यानी जाइलम जो है किसका परिवहन करता है? तो जाइलम जल का परिवहन करता है और खनिज पदार्थों का परिवहन करता है। जाइलम और जल का और खनिज पदार्थों का परिवहन करता है जड़ से पत्ती की ओर। और इसका जो परिवहन होता है ना एक दिशीय होता है, जबकि फ्लोएम का परिवहन द्विदिशीय होता है, यानी कि ये ले जाने का भी काम करता है फ्लोएम और लाने का भी काम करता है। अगला है श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो श्वसन के दौरान हम लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। फलों के पकने को निम्न में से किस से नियंत्रित किया जाता है? फल जो पकता है उसको किससे नियंत्रित किया जाता है? तो फल पकाने वाले जो हार्मोन है वो है एथिलीन है। फल पकाने वाले एथिलीन है। क्वेश्चन नंबर 60 है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है उसको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट। उसको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट। निम्नांकित में कौन आपातकालीन हार्मोन है? या फिर इसको लरो या उरो हार्मोन भी कहा जाता है? एड्रीनलिन, एड्रीनलिन। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? बताइए कौन इच्छा के अनुसार नहीं होता है? उल्टी, अत्यधिक लार निकलना, दिल की धड़कन और चबाना। तो यहाँ पर जो है अनैच्छिक क्रिया कौन नहीं है इसमें? चबाना। ये क्या है? ऐच्छिक क्रिया है। चबाने का मन हो तो चबा सकते हैं, नहीं मन है तो नहीं चबा सकते हैं। बाकी उल्टी आपके कंट्रोल में नहीं होता, अत्यधिक लार निकलना ये भी कंट्रोल नहीं है, ना ही दिल का धड़कना भी कंट्रोल में हमारे नहीं होता है, यानी कि ये जो है अनैच्छिक क्रिया है क्रिया, जबकि चबाना क्या है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव में गर्भ की अवधि होती है यानी कि गर्भकाल कितना होता है? 270 दिन, 270 दिन होता है। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? तो गंगा एक्शन प्लान शुरू कब हुआ था? 1985 ईस्वी में। 1985 ईस्वी में गंगा एक्शन प्लान को शुरू किया गया था। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित में किसमें होता है? तो अलैंगिक जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा ईस्ट में। किसमें होता है? ईस्ट में। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है?
कौन बीमारी इनमें से जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो टीबी और निमोनिया, दो को जो है टीबी और निमोनिया ये दोनों फेफड़ा को प्रभावित करता है, इसलिए इसको कह सकते हैं कि ये श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो हम लोग जो है सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। बाकी प्रोटीन, वसा ये सभी का पाचन होता है, जबकि सेल्यूलोज का पाचन हम लोग नहीं कर पाते हैं। ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण है? तो यह है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, यहाँ ध्यान रखना है, हाइपोटेंशन भी ऑप्शन रहेगा, हाइपरटेंशन। तो यहाँ पर करेक्ट क्या है? हाइपरटेंशन। निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण है? परजीवी का कौन सा एग्जाम्पल है? बैक्टीरिया, कस्कुटा, विषाणु और कवक। तो कौन है परजीवी का एग्जाम्पल? कौन है? यानी दूसरे जीवों पर जो आधारित रहता है। तो ये क्या हो जाएगा? कवक। क्या हो जाएगा? कवक। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा? तो ये नीले के द्वारा पंप किया जाता है। हृदय से जो है रक्त को संपूर्ण शरीर में किसके द्वारा? नीले से पंप किया जाता है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है? तो हाइड्रा में क्या है? लैंगिक जनन, मुकुलन। हाइड्रा में जो है मुकुलन विधि द्वारा लैंगिक जनन होता है। जनन संचारित रोग कौन है? तो जनन संचारित रोग सिफिलिस, एड्स और गोनोरिया ये सभी जनन संबंधित ही रोग है, जनन संचारित रोग है। पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या है? बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। तो क्या होता है? बाह्य दलपुंज। जो आप देखते हैं उसमें ग्रीन ग्रीन टाइप का फूल के नीचे जो है पुष्पासन में जुड़ा रहता है, वो बाह्य दलपुंज कहलाता है। उसके बाद वाला जो फूल का मेन हिस्सा होता है वो दलपुंज कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाह्य दलपुंज। ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो ए में बी टाइप का एंटीबॉडी होता है। ए में कौन सा? बी टाइप का एंटीबॉडी होता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में कौन नहीं नियंत्रित करता है? तो कौन नहीं नियंत्रित करता है? इसमें गैस्ट्रिन ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित नहीं करता है। ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित गैस्ट्रिन नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, पादप वृद्धि हार्मोन है? तो पादप में वृद्धि हार्मोन कौन है? जिब्रेलिन, एड्रिनलिन, इंसुलिन, थोरैक्सिन। तो ये सभी तो सबसे पहले पादप हार्मोन है नहीं। ऑप्शन नंबर ए सिर्फ जो है पादप हार्मोन है, जो कि वृद्धि का पौधों में कार्य करता है। हार्मोन स्रावित होता है? अब देखिए यहाँ पर जो है समझने वाली जो बात है इसमें, तो यहाँ पर क्या होता है? हार्मोन स्रावित किससे होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि से। लेकिन जो यहाँ पर एंजाइम का स्राव होता है, एंजाइम, तो एंजाइम का स्राव जो होता है, एंजाइम का स्राव वो किसके द्वारा होता है? बहिस्रावी ग्रंथि से। एंजाइम का स्राव बहिस्रावी ग्रंथि से होता है, जबकि हार्मोन का स्राव किससे होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मुख में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाता है? यानी कि मुख गुहा जो मनुष्य का है उसमें कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? तो इसमें 3 जोड़ी जो है लार ग्रंथि पाई जाती है, जिसका नाम क्या है? पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। 3 जोड़ी पाई जाती है जिसका नाम क्या है? पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। तो 3 प्रकार के जो हैं क्या पाया जाता है? लार ग्रंथि पाई जाती है। एंड्रोजन है? तो एंड्रोजन अगर कहता है तो मेल हार्मोन है, और एस्ट्रोजन अगर कहता है तो फीमेल हार्मोन है। यहाँ पर थोड़ी सी बात ध्यान देना है और विशेष तरह से अच्छा तरह से इसको क्या करना है बच्चों? पढ़ लेना है। ये अगर एंड्रोजन है तो एंड्रोजन है तो क्या करेंगे हम लोग? नर हार्मोन। और अगर जो है एस्ट्रोजन है तब उसको हम बोलेंगे मादा हार्मोन। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? तो मटर का जो है प्रयोग के लिए किसने चुने थे? मेंडल। ये अपने ही बाग के जो है बाहर जो लगा हुआ था बाग में मटर, उसको जो है 2 प्रकार के मटर को, एक जो है प्लेन वाला और एक चीतेदार को सिलेक्ट करके यह प्रयोग आगे किए थे। तो इस प्रकार से जो है ये मटर को अपने प्रयोग में कौन चुने थे? मेंडल। तो इस प्रकार से हमारा जो है सेट पूरा कंप्लीट हुआ। जो ये और सेट ये किसका था? 2021 का सेट है, बिहार बोर्ड द्वारा जारी 2021 का सेट है, जो कि हम लोग कंप्लीट किए। और अगले वीडियो में हमें जो है 22 और 23 का जो है रह गया है, 24 और 25 का हम लोग पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं।
अगर जो है ये वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के पास शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।